FES पाकिस्तान के ताउन से रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई सीरीज का एहतमाम किया जा रहा है। इस सीरीज में हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्सपर्ट को मदऊ करेंगे जो कि अपनी राय से दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर अपना तबसरा देंगे और आपको उसके ऊपर आगाह करेंगे। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, यूरोपियन यूनियन के ममालिक, अफ्रीका, वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। तो हमारे एक्सपर्ट उन चेंजेस के ऊपर अपनी राय से आपको आगाह करेंगे। अगर उनकी राय आपको पसंद आती है तो FES के नीचे दिए गए जो लिंक्स हैं उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर अपनी राय का इजहार करें। FES पाकिस्तान पिछले 30 सालों से जमहूरियत और जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाली बाकी इक़दार के ऊपर काम कर रहा है और हम आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। मैं हूं ओन शाही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक और एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे ईरान और मिडल ईस्ट पे, और इसमें ईरान के जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उस पर भी बात करेंगे। ईरान में जो एहतजाज हो रहा है सितंबर में, महासा अमीनी कुर्दिश ईरानियन लड़की जिसको ईरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ़्तार किया, फिर उनको री एजुकेशन सेंटर में भेजा गया और फिर उनकी हलाकत हुई, जिसको ईरानियन गवर्नमेंट कह रही है कि एक हादसे का नतीजा था, लेकिन इल्ज़ाम जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि उसको मारा गया, उस पर तशद्दुद किया गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे एहतजाज फूट पड़े, जिसको ईरानी हुकूमत कहती है कि ईरान मुखालफ क़ुव्वतें जो हैं वो उसको फ्यूल कर रही हैं, जिसमें वो रीजनल क़ुव्वतों का भी जिक्र करते हैं और इंटरनेशनल क़ुव्वतों का भी जिक्र करते हैं। तो इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे पास एक बड़ा लर्नड पैनल है, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स हैं ईरान और मिडल ईस्ट के, कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है और मिडल ईस्ट में जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उनको वो किस तरह देखते हैं कि वो किस तरह अनफोल्ड होंगी, उनका रीजन और इंटरनेशनली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अली महकरी साहब। इश्तियाक अली महकरी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ मुंसलिक रहे, आजकल भी एक थिंक टैंक के साथ मुंसलिक हैं। उससे पहले खलीज टाइम्स के ओपेड एडिटर रहे और लिखते भी हैं मिडल ईस्ट और ईरान के बारे में, इनकी एक्सपर्टीज़ भी है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ साथ हैं फराज नकवी साहब। फराज नकवी साहब की भी एक्सपर्टीज़ जो है वो ईरान है, ईरान पे बहुत काम करते हैं और रिसर्च लीड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ईरान डेस्क के। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जी इश्तियाक साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं सितंबर के बाद जो सितंबर में शुरू हुए प्रोटेस्ट ईरान में हिजाब के मामले पे, इनको किस तरह आप देखते हैं? ये किस तरह एक नया फिनोमेना है और किस तरह ये एक एक्सटेंशन है जो ईरान में पुराने इससे पहले रजीम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होते रहे उसकी? बहुत शुक्रिया शाही साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मदऊ किया। असल में ईरान का एक इंटरनल इशू है और एक परसिस्टेंट डोमेस्टिक इशू है। इसको पहले रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा, इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और उसके बाद जब इसकी बात निकलती है तो सबसे पहले जो इसके जो इमीडिएट आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि कवर अप के तौर पे होते हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर है और बाहर से मेडलिंग है और फॉरेन फैक्टर्स में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डिनोमिनेटर है, ये ज़रूर है और इसको कभी भी ओवर रूल नहीं किया जा सकता, टेकिंग इनटू अकाउंट 40 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1979। ये एक फैक्टर है, लेकिन यही कुल फैक्टर नहीं है जिस पे बैंक करके ईरान की जो कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स हैं वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करती हैं, उसको बैक बर्नर पे डालने की कोशिश करती हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक इंटरनल अनरेस्ट है, एक डोमेस्टिक अपराइजिंग है और अपीवल्स हैं वहाँ पर। उसकी वजह यह है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैं आपको कोट करने के लिए एक स्टेटमेंट दूंगा। इस ईरान के जो मौजूदा सदर मोहम्मद रईसी, जब उन्होंने इख्तियार संभाला तो उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा, जो उन्होंने कहा, ज़ाहिर मैं फ़ारसी बलद तो नहीं हूँ लेकिन मैं उसको अंग्रेज़ी के शब्द कहूँगा कि ईरान की जो लोग हैं वो जस्टिस मांगते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन उनका स्टैंड है और एंटी करप्शन है। उन्होंने कहा कि हमें इन 3 मोहरकात पे काम करना पड़ेगा और एग्जैक्टली अगर ईरान की डोमेस्टिक अपराइजिंग आप देखें तो यही वो 3 फैक्टर्स हैं जिसको ईरान को एड्रेस करना है। हैविंग सेड दैट, ये जो अभी आपने मौजूदा इशू बताया जो अनरेस्ट है, ये अनरेस्ट कोई नया नहीं है। 2019 में इससे बड़ा अनरेस्ट हुआ जिसमें रिपोर्टेडली, अगर हम वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज को बिलीव करें, तो 1000 से ज़्यादा वहाँ पे हलाकतें हुई और अब्डक्शंस हुए और दीगर लोगों को उठाया गया और परसिक्यूट किया गया और परसिक्यूट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि अभी जो हमारा 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन है, ये अभी तक एक डायलॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो लोगों के हम आंगी नहीं आई है। 2 स्ट्रेटा ऑफ पावर वहाँ पे क्लियरली नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अनरेस्ट है और लोगों के ऊपर जो फोर्स्ड
एप्लीकेशन ऑफ लॉज है, ये बेसिक सोर्स ऑफ रिसेंटमेंट है। और ये जो अमीनी का जो वाक़या था, महसा अमीनी का जो वाक़या था ABC का था, कि लोग अब चॉइस चाहते हैं कि वो उस परफेक्ट हिजाब कोड से और उस परफेक्ट से, और बेसिकली जो चीज़ लोगों को इरिटेट करती है वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद कई दफ़ा ज़ियारत की गर्ज से ईरान गया हूँ, तो मैंने देखा कि लोग इस बात से इरिटेट होते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ की सर्विलियंस हो रही है। और ये जो वर्चू एंड वाइस पुलिस है, जिसको बसीज कहा जाता है, ये मेरा ख्याल से अब हाई हैंडेडनेस की तरफ जा चुकी है। और इसके हाई हैंडेडनेस की वजह ही है कि जो इतना सारा जो है वो रेवल्यूशन के तौर पे एक रिएक्शन आता है, और रिएक्शन इंडिजिनस है और उसकी वजूहात है उसकी। तो वजूहात ढूंढने की बजाय इसको एक्सटर्नलाइज करने में आपका ख्याल है कि जो रजीम है उसको लगता है कि एक्सटर्नलाइज करने में उनका फ़ायदा है? देखिए, ये अगर इसके लिए थोड़ा सा, आपका बहुत अच्छा सवाल, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उसको आपने देखा कि 1979 में जब रेवोल्यूशन आया, तो अभी वो रेवोल्यूशन स्टेबलाइजेशन के फेज़ में जा रहा था, तो आपने देखा कि वो तमाम फैक्टर्स जो ये रेवोल्यूशन लेके आए थे, इसमें तोदा पार्टी थी, मार्क्सिस्ट थे और दीगर जो चीज़ें थे, ये एट द वैनगार्ड थे। बेसिकली रेवोल्यूशन इनका था, लेकिन उसमें उलमा का अपना किरदार है और उलमा के किरदार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसमें रूहुल्लाह खोमैनी साहब ने जो उसको जिस तरीके से उसको कैनवेस किया और मैनूवर किया, उनका अपना रोल परफेक्ट हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शुरू के 1979, 80 और 81 में जब रेवोल्यूशन का जिस फेज जा रहा था, ये फोर्स कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा था, तो जो फोर्स कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा था, तो वहाँ से रेवोल्यूशन ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर ढूंढा, और लकली उस वक्त उनको ईरान इराक वॉर मिल गई, और उसके बाद फिर US फैक्टर इनहेरिट हो गया। तो ये जो प्लेइंग टू द गैलरी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो प्लेइंग टू द गैलरी में उन्होंने डोमेस्टिक कंसोलिडेशन की कोशिश में डोमेस्टिक सप्रेशन पे उतर आए। जिस दिन ईरानियन वी हैव ऑल द वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, और ये भी मैं कहता चलूँ कि ईरान इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट जहाँ कंसेक्यूटिव इलेक्शंस होते हैं। अब उस इलेक्शन प्रोसेस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि कितनी वेटिंग है, कितनी वेटिंग नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस वाहिद है जो इस पूरे रीजन में मौजूद है इन द मिडल ईस्ट, जो कि एक्सटेंडेड हम ले सकते हैं ईरान को उसमें। उसके बावजूद वो क्यों एक फॉर्मेशन में तब्दील नहीं हो रहा है, वो रेवोल्यूशन क्यों सेल नहीं हो रहा है, वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है, उसकी वजह फोर्स रिप्रेशन है। और इसमें ईरानियन कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स ने ये चाहा है कि अपने आप को कंसोलिडेट रखने के लिए कोई ना कोई एक फैक्टर रखा जाए। उसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो फॉरेन फैक्टर को प्ले अप किया जाए, और जो डोमेस्टिक में जो ईजनेस मांग रहे हैं, वो जो लिबरलिज्म मांग रहे हैं। अब लिबरलिज्म की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो जो राइट ऑफ लाइफ की, प्राइवेसी की जो मांग रहे हैं, वो शायद ईरान अभी तक देने में एग्री नहीं कर गया, जिसकी वजह से फैक्टर है। अच्छा फराज साहब, इसको कहा जा रहा है कि ये लीडरलेस मूवमेंट है, तो क्या कोई हम जल्द ही, आप क्योंकि ईरान को देखते भी हैं, कोई हमें लीडर्स भी मिल सकते हैं इस मूवमेंट में कुछ जल्द ही? ओन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी इस टॉपिक पे बोलने के लिए। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। ईरान में ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। इससे पहले भी ईरान में 2017 में प्रोटेस्ट आए, 18 में आए, 19 में आए, 20 में एक ऐसा साल था जिसमें हमें कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला, और उसमें कोविड का बहुत अमल दखल रहा। लेकिन उसके बाद 21 और 22 में, और अभी ये जो महसा अमीनी वाला मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इससे पहले 2018 में भी एंटी हिजाब मूवमेंट शुरू हुई थी, और उसमें भी बहुत सी ख़वातीन ने वहाँ पे स्कार्फ उतार के, अपना हिजाब उतार के उसको बीच चौक पे, सड़कों पे लहराया भी था और उन्हें जलाया भी था। लेकिन वो भी मोर और लेस 1 महीना 2 महीना चली, और उसके बाद वो डिज़ोल्व हो गई मूवमेंट। और उसकी बेसिक वजह यही थी कि वहाँ पे भी कोई भी लीडर उस मूवमेंट में मौजूद नहीं था। इस मूवमेंट के साथ भी एक सबसे क्रिटिकल इशू ये है कि इसके साथ कोई लीडर मौजूद नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ बाहर रहने वाले ईरानी, कुछ बाहर जो डायस्पोरा है, जो करंट रिजीम के साथ डिसकंटेंट में है, रिजेंटमेंट में है, वहाँ से उनको मोरल सपोर्ट सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ऐसा जिसका कोई लीडर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात देखने की है कि जो हिजाब मूवमेंट में जो मौजूद हैं, जो काफ़ी अरसे से इसमें लाइमलाइट में रही हैं, वो है मसीह अली निजात। वो इस वक्त US में मौजूद हैं और वो इसको बाकायदा लीड करती हैं, और उससे पहले भी उन्होंने लीड किया और ख़वातीन के हकूक़ की और जो करंट इस्लामिक रिजीम है उसके अगेंस्ट बात करने में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो कोई भी हमारे पास लीडर मौजूद नहीं है। विद इन ईरान आपके पास जो पॉलिटिकल फैक्शंस मौजूद है, उसमें हार्ड लाइनर्स और कंजर्वेटिव तो टोटली इसके अगेंस्ट हैं जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है। जो रिफॉर्मिस्ट
के जो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, जिसमें आपके मोहम्मद ख़ातमी फॉर्मर प्रेसिडेंट भी आ गए और बाकी हसन रूहानी वगैरह, और जो 2009 में जो ग्रीन मूवमेंट चली थी, मैं आपसे चाह रहा था कि उसके साथ भी इसको मैं चाहूँगा कि आप कंपेयर भी करें इस मूवमेंट को और उस मूवमेंट। तो इसमें बेसिकली जो 2009 के जितने भी लीडर्स थे, जिसमें मीर हुसैन मूसवी और मेहदी करौबी, ये सारे जो इस वक्त हाउस अरेस्ट में मौजूद हैं। आपके अपार्ट फ्रॉम हसन रूहानी, जितने भी रिफॉर्मिस्ट के पॉलिटिशियंस और उनके लीडर्स हैं, वो सारे इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं, डिटेंशन में हैं, या फिर उनको पॉलिटिकल एक्टिविज़म की इजाज़त वहाँ पे नहीं है। इसमें जो मेरी नज़र में जो सबसे जो बेहतरीन अमल और जो सबसे बेहतरीन काम जो कर सकते हैं, वो एक फ़िगर हैं जो इस वक्त ब्रिजिंग गैप के तौर पे आ रहे हैं, वो है अली लारिजानी। अली लारिजानी को समझा जा रहा था कि वो हमेशा से कंजर्वेटिव हैं, वो सुप्रीम लीडर के इस वक्त एडवाइज़र भी हैं, लेकिन उनके रिफॉर्मिस्ट एलिमेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा रवाबित हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले की बात है, वो बहुत से रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट्स से, बहुत से रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियन से जाके मिले भी हैं। तो वो और ऐसे हैं कि वो हिजाब मूवमेंट के अगेंस्ट भी नहीं आप कहेंगे और उसकी हिमायत में भी नहीं कहेंगे। वो ज़रूर ये उनका ये बहुत नबतुल्ला स्टेटमेंट ये ज़रूर आया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी सिंबॉलिक एंड दिस इज़ वेरी क्रूशल कि जब आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके अगेंस्ट जा रही है, तो उन्होंने रोक दिया कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्टर्स पे अटैक करने की इजाज़त नहीं दे सकते, उनका वो लेजिटिमेट राइट है। और इसी प्रेशर में आके जो इरानियन गवर्नमेंट है, उसने इस बात का फ़ैसला किया कि हम महसा अमीनी की डेथ पे बाकायदा एक कमेटी बनाएं, आप पूरा जो भी इसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए कि आया ये वाकई में इसकी हादसाती मौत है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिटेंशन में टॉर्चर के थ्रू। अच्छा, मुझे ये तो बड़े अरसे बाद इस तरह का कोई ईरानियन हुकूमत करती है, बड़े मुश्किल से वो प्रेशर में आते हैं। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ना कोई इंटरनली इस तरह की बड़ी शख्सियत है जो इस मसले पे ईरानियन हुकूमत को फोर्स कर सके, एक्सटर्नल जो है उस किसी को वो मानते नहीं, उस तरह से वो अपना मुखालफ जितना वेस्ट है उसको कहते हैं वो हमारा मुखालफ है। तो क्या ये भी 2009 की ग्रीन मूवमेंट की तरह डिज़ाल्व हो जाएगी या इससे आगे कोई बढ़ती हुई नज़र आ रही है? आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आपने बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स रेस किए। जहाँ तक आपका सवाल था कि लीडरलेस मूवमेंट है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है, ये लीडरलेस इसलिए है कि वहाँ कोई लीडरशिप इस एंगल में आ नहीं सकती। अगर आएगी तो वो एक्सटर्मिनेट हो जाएगी फ़ौरन, क्योंकि अगर हमें अभी कुछ दिन पहले उनके किसी फुटबॉलर ने वो बस वो जो है ना एक साइन के तौर पे बाल काटे, उसको उन्होंने बुला लिया। अगर हम ये पूरा ट्रैक देखें कि जो भी वहाँ पे अपराइजिंग होती है, जो भी आदमी फोर फ्रंट पे आने की कोशिश करता है वो एक्सटर्मिनेट हो जाए। उसकी वजह ये है कि वहाँ उसकी इजाज़त ही नहीं है, डिसेंट की इजाज़त ही नहीं है। और ईरान को अब डिसेंट की इजाज़त देना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। और चूँकि लीडरलेस ना होने के बावजूद भी हर साल अपराइजिंग होती है, हर साल लोग सड़कों पर आते हैं। ये इस बात की दलील है कि ये मूवमेंट इंडिजिनस है, ये प्लांटेड नहीं है। अगर प्लांटेड इस तरीके से ज़रूर प्लांटेड होगी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उसको फनल कर रहा होगा, और वो एक फैक्टर हमेशा रहता है, हर मुल्क में रहता है, हमारे मुल्क में भी है। लेकिन वहाँ इसकी वजह ये है कि चूंकि इंडिजिनस है, वो लीडरलेस ना होने की वजह ये है। और ये बात ईरान जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर ले और प्लूरलिज्म की तरफ आ जाए। और एक और बात जो बहुत खूबसूरत आपने बात रेस की कि जो ये जितने जो सो कॉल्ड, मैं तो सो कॉल्ड कहूँगा, जो सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट ईरान में है, ये बेसिकली एक सिक्के के दो रुख हैं। देयर आर सेम of the same coin, two faces of the same side of two coins. Chunke they owe allegiance to a constitution, they owe allegiance to a system which is now being contested at home. तो वो रिफॉर्मिस्ट को दे हैव टू टेक एन इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ एक्शन, जिसमें उनको ये कहना पड़ेगा कि ये हमारी है, मैं कोई दीन पे बात नहीं करना चाहता और ना मैं इसमें कोई अथॉरिटी रखता हूँ, लेकिन ला अखरा फिद दीन में जबर नहीं है। आपको ये प्लूरलिज्म देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंटरप्राइजिंग नेशन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन एट द मोमेंट जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन है। और हमें इसके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री को और इसके रिच कल्चर को और इसके रिच लिबरलिज्म जो रही है, जैसे सादी, शोरा और दीगर फ़ुक़हा जो वहाँ से निकले हैं, वो इसका नतीजा रहा है कि वहाँ डिबेट रही है, वहाँ इंटरेक्शन रहा है, वहाँ टू वे डायलॉग रहा है। जब टू वे डायलॉग ईरान सप्रेस करेगा तो ये देखने को मिलेगा। फराज, वही जो मेरा फिर सवाल इसी से आ गया कि वहाँ डिबेट थी, टू वे कम्युनिकेशन थी, बातचीत हो रही थी, तो अब ना इंटरनल हो रही है ना एक्सटर्नल हो रही है। जो भी बात करता है उसको मुखालफ या दुश्मन करार दे दिया जाता है। तो क्या वे आउट क्या है इसमें से, वे फॉरवर्ड क्या है? और
रीजन के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अच्छा, इसमें जो ईरानी हुकूमत या इरानियन स्टेट जो इसमें एक्सक्यूज़ या लॉजिक पेश करती है, आर्गूमेंट पेश करती है, वो ये पेश करती है कि हिजाब हमने इन्फोर्स नहीं किया, इसमें प्रॉपर हमने रेफरेंडम करवाया था, हमारे पास पॉपुलैरिटी, हमारे पास सपोर्ट थी और हमने उसको फिर उस रेफरेंडम के तौर पे, उस रेफरेंडम के रिज़ल्ट में आके इसको हमने इन्फोर्स कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। ईरान में हिजाब में अगर आप 2005 से पहले देखें, उस वक्त इतनी ज़्यादा अगर सख्ती थी भी तो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। तो उसका मतलब हिजाब के लॉ में एज सच कोई इशू नहीं है, इशू है कि आप उसको इन्फोर्स किस तरीके से करवा रहे हैं। 2005 में मोरालिटी पुलिस को इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद से आप देखें ईरान में 2009 की ग्रीन मूवमेंट भी हुई है, ईरान में उसके बाद हिजाब के प्रोटेस्ट भी 2018 में हुए, 2022 में हुए और सारों का जो मेन जो कंसर्न है वो ये है कि जो मोरालिटी पुलिस है वो हम पे टॉर्चर करती है। तो इसका मतलब है कि अगर हिजाब लॉ को आप आइसोलेशन में देखें तो हिजाब लॉ इट्सेल्फ उनके लिए इतना पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है जितना कि उसको किस तरीके से आप इन्फोर्स करवा रहे हैं, और वो है आपकी मोरालिटी पुलिस। और इस पर बहुत ज़्यादा ईरानी हुकूमत ने भी, ईरानी स्टेट ने भी, सोसाइटी ने भी और बाहर के मुल्कों की तरफ से भी उस पर बहुत ज़्यादा कंडमनेशन भी आई है, नॉट फ्रॉम द ईरानियन स्टेट लेकिन जो उनके कुछ फैक्टर्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं। और ईरान में जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस और उसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सोसाइटी में। ईरान में बल्कि अगर आपको मैं स्टैट्स बताऊं तो उसमें यह है कि 80% ऑफ ऑल दी एकेडमिशियंस इनसाइड ईरान आर फीमेल्स, 1 out of every 3 doctors or dentists belong to a female. Approximately 60% of the total population of Iran are composed of female. Total university population of Iran is composed of female. तो एज सच कैरियर पाथ में, एक वाइब्रेंट सोसाइटी में, एक सोशल स्ट्रक्चर में औरत की जगह वहाँ पे मौजूद है। जो इशू है कि रिजीम किस तरीके से अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा रही है। एंड आई थिंक क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि अब हमारे पास तकरीबन हम तीसरे महीने में दाखिल हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट बेशक इनकी जो इंटेंसिटी है वो किसी हद तक कम हुई है लेकिन बहरहाल इनकी ये मौजूद हैं। हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई एक नया इंसिडेंट सोशल मीडिया पे आप देखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा उल्मा के पीछे भी जो इस तरीके के जो अवाम है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो उनकी टर्बन्स, उनके अमामा वगैरह को भी उतारे। इसका मतलब अगर वो सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन इसका मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसकंटेंट कि वो जो स्टेट और रजीम का साइन है उसके बेसिकली शायद वो हिजाब इज़ द साइन ऑफ द स्टेट, अमामा इज़ द साइन ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसकंटेंट बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, एक लेस अमाउंट ऑफ पीपल उसके खिलाफ जाएं या लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल जाएं, बट देयर इज़ ए डिसकंटेंट। और इसको इसी सूरत में किया जा सकता है कि इसको अचीव किया जा सकता है कि जिस तरह इन्होंने बात की कि आप डायलॉग की इजाज़त दें, और डायलॉग उसी सूरत में होगा कि जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, एक अपनी न्यूट्रल पोजीशन को लेके सामने चल रहा है। तो ये जो करंट रजीम है और स्पेशली जो प्रेसिडेंट हैं, इनके आने के बाद, क्योंकि वो पहले शायद जो वहाँ पे पावर्स टू बी थी उनको लग रहा था कि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो थोड़ा सा वो, हालांकि आप बता रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे थे लेकिन उसके बावजूद उनको डिसकंटेंट था। ये अल्ट्रा राइट विंग है ये जो प्रेसिडेंट रईसानी है। तो इनके आने के बाद चीज़ें कुछ इन्होंने बाय डिज़ाइन जो है वो करने की कोशिश की, दोबारा से एक जो है सोसाइटी पे और अपने हुकूमत ने जो है वो अपने आप को वो इन्फोर्स करने की कोशिश की रिलीजन के नाम पे। देखिए, ईरान जो है वो हमेशा से एक फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी रही है और वहाँ बड़ा डायनामिज्म रहा है हमेशा, हर दौर में, चाहे उसकी फॉरेन पॉलिसी कोई भी हो, चाहे शाह के दौर की फॉरेन पॉलिसी हो या उससे पीछे भी आप चले जाएं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की फॉरेन पॉलिसीज देखें आप, तो डायनामिज्म रहा है। तो वहाँ लोगों ने अपने आप को असर्ट किया है। और ज़ाहिर ऐसे तो नहीं कहा जाए ना कि कैथेड्रल ऑफ यूरोप जो है वो तेहरान था, और उसमें ये जो डायनामिज्म, ये जिस डायनामिज्म को अंडू करने की कोशिश की गई। अब जहाँ तक अब चाहे रईसी साहब आए या खातमी साहब आए या अहमदीनेजाद हों, ये उसी वक्त उस मनसब पे आ सकते हैं जब तक वो ओथ ऑफ एलिजेंस सुप्रीम लीडर को ना हो, और सुप्रीम लीडर का जो एक परफेक्ट डिक्टम है उसको उन्होंने फॉलो करना है। उसमें 5% 10% लेफ्ट राइट की गुंजाइश होती है, वो भी सिर्फ सोशल इंसेंटिव्स को देखते हुए। ट्रू रिफॉर्मेशन आई नहीं है, चूँकि ट्रू रिफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए आज ये ईरान को देखना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि असल में इनको इजाज़त देनी पड़ेगी पॉलिटिकल प्लुरलिज्म की, और पॉलिटिकल प्लुरलिज्म उस वक्त आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे आपने कहा ना कि फोर्स्ड हिजाब है तो रेफरेंडम हुआ, तो ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, जनरेशन चेंज, रेवोल्यूशन इज़ नाउ एंटरिंग इट्स 3rd जनरेशन।
40 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, तो चीज़ें रैपिडली चेंज हो गई। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि वो फ़्लाइट्स जो दुबई से और शारजा से मशहद के लिए और तेहरान के लिए टेक ऑफ करती है, उनके अंदर की कॉस्मेटिक्स डिफरेंट होती है, और वो जो फ़्लाइट्स वापस रिटर्न आ रही होती हैं दुबई तो ऐसा होती है। तो ये जो हिजाब का फैक्टर है ना कि पीपल शुड बी गिवन अ चॉइस। मैं ये नहीं कहता कि उरियानियत फैल जाए या उरियानियत को प्रमोट किया जाए या लोग बिल्कुल वो बेरा रवि का शिकार हो जाए, बट स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। नाउ इट्स हाई टाइम टू बी रियलाइज्ड। और अगर ये इस्लामिक डिक्टम से ही लेते हैं तो इस्लामिक डिक्टम में भी देखा जाए कि जबर नहीं है लोगों को, और वहाँ कोई लोग इस तरह आउट ऑफ वे नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो फोर्स सर्विलियंस है ये फैक्टर बन रही है, और ये रिफॉर्मिस्ट को ट्रू रिफॉर्मिस्ट होना पड़ेगा, तब कहीं जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा फराद, मुझे ये बताएंगे, अभी ये जो डिबेट चली है मिडल ईस्ट में, और अमेरिका ने भी सऊदी अरब को कहा कि ईरान उन पे हमला कर सकता है, शायद जो इंटरनल प्रेशर है रजीम पे उसको रिलीज़ करने के लिए, तो क्या कुछ इस तरह की कोई मिडल ईस्ट जो पहले ही इतना ज़्यादा डिसरप्ट है, जहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं, जहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा फाल्ट लाइन्स हैं ईरान और सऊदी अरब की, तो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? और अगर नहीं भी हो सकती तो इस तरह का जो ये माहौल बना हुआ है कितना नुकसानदेह है इस पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे हमारे रीजन के? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ऑयल सप्लाईज जो है वो आपकी मुतासिर होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन कमिंग ईयर्स और इन कमिंग मंथ्स एज सच का कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। डेटरेंस की हद तक इट इज़ हाईली पॉसिबल, हाईली वाइबल, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें आना पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से ईरान और सऊदी अरेबिया की टॉक्स चल रही हैं, पीस टॉक्स इनसाइड इराक, और उसकी सबसे जो पिविटल रीज़न है वो ये है कि सऊदी अरेबिया यमन में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाया जो उसने 7-8 साल पहले जब उसने यमन एडवेंचर शुरू किया था तो उसने एज्यूम किया हुआ था। और वहाँ पे जो हूतीस है जिनके बारे में कहा जाता है कि ईरान उन्हें सपोर्ट करता है, तो हूतीस आर मेकिंग देयर एडवांसेस टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन्स ऑफ सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, जिसमें सबसे जो पिविटल रीजन है वो है मारिब सिटी। मारिब सिटी को बिल्कुल सराउंड किया हुआ है हूतीस ने। इसके साथ साथ आप इराक में देख लें, इराक में मुक्तदा सदर 2021 के इलेक्शंस वो जीत गए, लेकिन अभी 8, 9, 10 महीने हो गए हैं, अभी तक वो अपनी हुकूमत नहीं बना पाए, बिकॉज ईरान इज़ नॉट ओके विद मुक्तदा सदर बीइंग विक्टोरियस इनसाइड इराक। सो ईरान का इन्फ्लुएंस इराक में मौजूद है, ईरान का इन्फ्लुएंस यमन में मौजूद है, सीरिया में बशारुल असद की हुकूमत को ईरान कंसोलिडेट कर चुका है, लेबनान में मौजूद है, वहाँ पे हिजबुल्लाह के थ्रू मौजूद हैं। तो इन तमाम, और पैलेस्टाइन में गज़ा स्ट्रिप के थ्रू, तो इन तमाम उससे ये नहीं लगता कि ईरान जो है वो कोई मिस एडवेंचर, जहाँ पे उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशंस मौजूद हैं और जहाँ पे सऊदी अरेबिया बैक फुटिंग पे है, और इसके साथ साथ यूएई के साथ इकोनॉमिक टाइस ईरान के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कतर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टर्की के साथ रिप्रोचमेंट हो रहा है, ओमान के साथ, एंड देन चाइना और रशिया ईरान के स्ट्रेटिजिक अलाइज है इनसाइड द मिडल ईस्ट। और इन तमाम सिनेरियो में ईरान कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं लेना चाहेगा कि उसकी जितनी भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो दोबारा से रिवर्स हो जाए। और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया बैक फुटिंग में है, वो अपनी इंटरनल सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जिस तरह हमारा एक लिबरल पोस्चर जो मोहम्मद बिन वेस्ट का एक नेचुरल अलाई बनने की अलाई बन जाए, तो उसमें ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल अलाई बने बल्कि सोशली भी डिमॉन्स्ट्रेट करे कि यस वी आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द मॉडर्नाइजेशन इनसाइड आवर सोसाइटी। और इसमें लास्ट पॉइंट ये कि जो है कि ईरान का इंटरनल प्रेशर इतना है कि वो कोई एक्सटर्नल मिस एडवेंचर करे। आई डोंट थिंक कि इंटरनली ईरान को इतना ज़्यादा कोई नुकसान अभी हुआ है इन प्रोटेस्ट से। वर्ल्ड वाइड उस पर डिफेमेशन हुई है, एग्जैक्टली प्रेशर बढ़ा है, एग्जैक्टली, बट द रिजीम इज़ सर्वाइविंग, और रिजीम जो है वो इसी तरह सर्वाइव करिए। बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे जिसमें यह है कि क्योंकि लीडरलेस है, इसका कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, और मोर देन हिजाब इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस। और हिजाब तो उसमें एक फैक्टर, एक पुशिंग फैक्टर, एक कैटलिस्ट के तौर पे आ गया। अगर वंस वियना टॉक सक्सीड अगर हो जाती हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप देखेंगे ये तमाम हिजाब और जितनी भी प्रोटेस्ट है ये डाई डाउन हो जाएगी, क्योंकि यूथ को रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। यूथ को वैल्यूज़ बाद में आएंगी, पहले उनको चाहिए कि हमारे पास जॉब हो, हमारी स्किल्स का जो है वो यूज़ किया जाए। सो वंस वियना टॉक सक्सीड्स, इफ़ दे सक्सीड, तो हिजाब मूवमेंट, एंटी हिजाब मूवमेंट, उस तरीके जितने भी आपको इंसिडेंट्स हैं वो डाई डाउन वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली हो जाए। अच्छा, ये इकनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है वो जो वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ उन्होंने अपना एटॉमिक जो है उस पर एक माहिदा करना था जो पहले हो गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन इस वक्त मुझे ये बताएं कि कोई सूरत हाल बन सकती है कि ईरान और
जो है यूरोप प्लस अमेरिका जो है वो दोबारा एग्रीमेंट की तरफ आ सकें, स्पेशली जब कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ड्रोन्स, रशिया को ड्रोन्स दिए जा रहे हैं जो कि वो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस क्या बढ़ते नहीं जा रहे ईरान के लिए जो है वो फॉरेन पॉलिसी लेवल पे? एग्जैक्टली, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिवली देखना पड़ेगा, और उसमें यह कि देखिए इस वक्त ईरान की पॉपुलेशन अराउंड 80 मिलियन है, और इस वक्त ईरान में इन्फ्लेशन 40% से ऊपर है, जो कि वो कहते हैं, लेकिन हकीकत ये कि 60% के करीब इन्फ्लेशन है। बीइंग एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ईरान में ऑयल राशनड है, 200 लीटर्स ऑफ बेंजीन पर फैमिली या पर व्हीकल इस तरीके से वो अलॉटेड है, और एट टाइम्स ये और ज़्यादा डायर स्टेट्स में चला जाता है। इकोनॉमिक्स नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी इंटरप्राइजिंग, इतनी प्रोडक्टिव सोसाइटी इंटरनली होने के बावजूद जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो आपकी सारी चीज़ें सिस्टम हो जाएंगी। फिर एक डॉलर फैक्टर है, अभी तक आप इंटरनेशनल मनी मार्केट से इंटीग्रेटेड नहीं हो सके, कुछ तो ज़िद की वजह से नहीं हो सके और कुछ सैंक्शंस की वजह से नहीं हो सके। इन तमाम चीज़ों की असना में अगर देखा जाए तो 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी, जो प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और ईरान के दरमियान जो हुई थी, वो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 दहाइयों में सबसे बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट था, और वह ईरान के एगैलिटेरियन फॉरवर्ड लुकिंग होने की सबसे बड़ी दलील थी कि उन्होंने पूरे यूरोप को अपने एंड पे कन्विंस किया। इसकी वजह है कि ईरान के कोई एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं है, जैसे मेरे भाई ने अभी बात की, उसके कोई एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं है, उसका सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उसके प्रॉक्सीज़ हैं और उसकी मेडलिंग रही है। यहाँ तक इराक में भी मेडलिंग रही है, जो इक्विवेलेंट शिया स्टेट है वहाँ भी मेडलिंग रही है उसकी, और सो इज़ विद लेबनान एंड सो इज़ विद एल्सवेयर एंड सीरिया। तो इस मेडलिंग के फैक्टर को रिविजिट करना, जब ये उसी ज़मीन में जवाब दे रहा हूँ कि 2015 के न्यूक्लियर डील जो अभी नहीं हो रही है तो टेक्निकल वजूहात पे इस वक्त रुकी हुई नहीं है। टेक्निकल वजूहात पे जो एग्रीमेंट हुआ है इट्स मोर देन कॉम्प्रहेंसिव, और IAEA ने कई दफ़ा ईरान को एंडोर्स किया है और उन्होंने कहा है कि वो टोटली मॉनिटर्ड है और कैमरास लगे हुए हैं और कोई इनरिचमेंट अब नहीं हो रही है। एंड ईरान ने अपने हाईएस्ट लेवल पे अली खामनाई साहब ने कह दिया है कि दे हैव नो डिज़ाइंस टू मेक अ बॉम्ब, क्योंकि वो उस बॉम्ब पे बिलीव नहीं करते। उसके बावजूद वो इतनी इनरिचमेंट लेवल उनका है कि इट विल टेक अ मैटर ऑफ ईयर्स, लेकिन उसकी अभी उनको ज़रूरत नहीं है। 2015 की न्यूक्लियर डील बाइडन साहब, प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग होप्स हो गई थी कि वो रिवाइव हो जाएगा, और ईरान ने भी इक्विवेलेंटली उसका रेसिप्रोसिटी की थी, लेकिन 2 फैक्टर्स में बीच में आ गए। सऊदी न्यू अलाइनमेंट विद अमेरिकन्स, और सेकेंड द सॉर्ट ऑफ चेंज ऑफ हार्ट इन यूरोप, जो हुआ, ये 2 फैक्टर्स ने उसको अभी क्रिटिकली रोका हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ 2015 की डील उस वक्त आगे जा सकती है जब ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली यूएस को या प्राइस करा के एक नया कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने की कोशिश करे कि वो मेडलिंग से दूर रहेगा, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ओमान हो, या चाहे वो कोई और 1-2 मुल्क और है, उनका नाम मसलतन नहीं लेना चाह रहा इस वक्त। वहाँ से इसको बाहर आना पड़ेगा और ये ईरान के अपने इंडिजिनस नेशनल इंटरेस्ट में होगा। इनफ ऑफ मेडलिंग, कुछ हासिल नहीं हुआ इससे, ईरान का जो इमेज है और ईरान की जो पोटेंशियल है वो रिव्यू नहीं हुई है। तो 2015 न्यूक्लियर डील को दोबारा री करने के लिए ज़रूरी है कि ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकास्ट करे और अमेरिकन के साथ एक नेगोशिएटिव मोड पर आए। बहुत शुक्रिया इश्तियाक अली महकरीक साहब, बहुत शुक्रिया फराज नकवी साहब। जी, आपने सुना मेरे दोनों एक्सपर्ट से कि ईरान को जो है इनफ मेडलिंग जो है, मेडलिंग इज़ इनफ इन अदर कंट्रीज़, जो दूसरे मुल्क हैं उनके मामलात में, और अपने इंटरनल जो है वो मामलात की तरफ देखना पड़ेगा, इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाना पड़ेगा, डायलॉग ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि बाकी मुल्कों के साथ शुरू करना पड़ेगा, और यही वे फॉरवर्ड है बाकी सारे मुल्कों के लिए भी, रीजन के जितने भी और दुनिया के बाकी मुल्कों के भी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में किसी और दिन। खुदा हाफिज़।